हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब वह किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तब क्या होती है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसके लिए हमको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मानना पड़ेगा। फिर हम लोग आगे देखते जाएंगे, मिलेगा। कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और यह एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एकदम, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फील्ड लाइंस एकदम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक डायपोल हम लोग कंसीडर करें, ठीक। वो किसका बना हुआ है? प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। तो लेट आ डायपोल इज मेड up of plus q and minus q चार्ज, ठीक है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से बना है, और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच के का जो डिस्टेंस है वो 2a है। द डिस्टेंस between plus q and minus q charge is 2a। 2a का मतलब अगर हम इसका ये मिडिल पॉइंट मान लें तो मिडिल पॉइंट से प्लस q की डिस्टेंस a है, और मिडिल पॉइंट की माइनस q तक की डिस्टेंस भी a है। इसलिए प्लस क्यू से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस a प्लस a माने 2a होगी। यहाँ तक हम लोग मान लें, और मानने के बाद अब ये सोचें, इट इज़ या डायपोल इज़ placed in uniform electric field as in figure, जैसा कि फिगर में दिया गया है। यहाँ पर ये वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड से, और यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ इधर है। यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है। इतना तो कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडर कर लीजिए। अब कंसीडर करने के बाद हम लोग यह देखें कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो आप ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है। यहाँ इस पर फोर्स इधर लगेगा,
इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा? फोर्स लगेगा F इक्वल टू, आप जानते हैं, Q इंटू ई। Q इंटू ई यह लगेगा किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और इस नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वह फोर्स भी कितना होगा? अगर मैग्नीट्यूड दिया जाए तो देखा जाए तो Q इंटू ई। लेकिन इसमें अंतर यही है कि यह अपोजिट डायरेक्शन में है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझने के लिए ये वाला पोर्शन लिखना नहीं है, समझ लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहाँ पर उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेट फोर्स देखें तो यहाँ पर डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है इसलिए नेट फोर्स तो 0 होगा। लेकिन क्या 0 नहीं होगा? यहाँ पर टार्क या कपल, आप जानते हैं एक फोर्स इधर एक फोर्स पर, दो फोर्स जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो ये इसको रोटेट करता है, ठीक है। उसको हमको कहते हैं कपल कहते हैं, टार्क कहते हैं। बट टार्क इज नॉट 0। टार्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टाउ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दिस टार्क, जो यहाँ पर टार्क है, टार्क को टाउ से डिनोट करते हैं। दिस टार्क रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, यह टार्क इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करेगा। कब तक रोटेट करेगा? यह रोटेट करेगा कि यह पॉइंट इधर आ जाए यहाँ पर और ये यहाँ पर, मीन्स ऐसे रोटेट करेगा कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है ये प्लस Q इधर माइनस Q इधर। अब इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तब तक यानी जब तक यह डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो जाता है तब तक टार्क लगेगा, ठीक है। इसको जानते रहिए। और भी आप जानते हैं कि जो टार्क होता है, टार्क किसके इक्वल होता है? टार्क का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट ही टार्क होता है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड
का वेक्टर प्रोडक्ट टार्क होता है। अब आप लिख सकते हैं वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू टाउ माने टार्क इज इक्वल टू पी क्रॉस, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्रॉस लगाया जाता पी ए क्रॉस ई। ये टार्क की वैल्यू होगी, ये इंटरनल टार्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो है डायपोल पर लगने वाला टार्क है, ठीक है। और यह टार्क क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। दिस टार्क रोटेट द डायपोल till the dipole become parallel or anti-parallel to the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जब तक पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो जाता है तब तक यह रोटेट करेगा, ठीक। ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर कंसीडर कीजिए कि आप मतलब ये स्वयं तो इधर मान लीजिए रोटेट करना चाहेगा, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये रोटेशन इधर होगा। आप एक एक्सटर्नल टार्क लगाते हैं, इस फील्ड के अलावा आप किसी दूसरे सोर्स से इस पर टार्क लगाते हैं। उस टार्क को जो आपके द्वारा लगाया जा रहा है उसको एक्सटर्नल टार्क नाम देते हैं। और एक्सटर्नल टार्क इसको कैसे रोटेट कर रहा है उसको आप सोचिए। सपोज एंड एक्सटर्नल टार्क ऐसे यहाँ टाउ बना करके ई एक्स लगा दीजिए। इज अप्लाइड ऑन डायपोल, डायपोल पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, किधर, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टाउ। यानी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो टार्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल टार्क को लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लगाने में भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। आप लोग ये जानते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कहीं रफ सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक, और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अभी आप बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब फोर्स लगेगा, जब ये आगे बढ़ने लगेगा तो
उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तब इसकी वेलोसिटी ग्रेटर दैन 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ तो वेलोसिटी में चेंजिंग आया, वेलोसिटी में जब चेंजिंग आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा फोर्स लगाना, देखिए यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतना फोर्स लगाइएगा कि आप यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो, लेकिन इतना स्मॉल चेंज हो, इतना निग्लिजिबल चेंज हो कि जिस चेंजिंग को हम लोग कंसीडर ही ना करें, जिसको हम लोग निग्लिजिबल माने। यानी यह स्लोली वेरी स्लोली मोशन कर रहा है, और जब मोशन करने लगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। जब कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा नहीं चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का फार्मूला यही तो जानते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। अगर v और u लगभग बराबर हैं, v और u लगभग बराबर हैं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन लगभग 0 है। तो वैसे ही आप जब इस पर एक्सटर्नल टार्क लगाइएगा तो वो एक्सटर्नल टार्क इंटरनल टार्क से बहुत हल्का सा अधिक होना चाहिए। इसलिए इसमें जो रोटेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में वो बहुत ही स्लोली एंगुलर रोटेशन हो। एंगुलर रोटेशन कैसा होना चाहिए? वेरी स्लोली होना चाहिए। इतना स्लो हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल माना जाए। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना माना जाए? नेग्लिजिबल। और आप इसको कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहे हैं? अभी हमने यहाँ पर थीटा लिया है, लेकिन मान लीजिए आप इसको रोटेट कर जब इसको पहले देखे थे तो उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा नॉट एंगल बना रहा था, और इसको रोटेट करते करते आप थीटा 1 तक ले गए। कितना एंगल तक ले गए? थीटा 1 तक ले गए। ठीक है, एक्सटर्नल टार्क हम कंसीडर कर ही चुके हैं। टाउ एक्सटर्नल रोटेट द डायपोल, यह डायपोल को रोटेट कर रहा है। फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1, थीटा नॉट से थीटा 1 तक ये रोटेट किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है? विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। बिना एंगुलर एक्सेलरेशन के ही, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बिना एंगुलर एक्सेलरेशन के आप इसको एक्सटर्नल टार्क के द्वारा इसको आप रोटेट कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर हम लोग ले वर्क डन बाय एक्सटर्नल टार्क, वर्क डन बाय टाउ एक्सटर्नल, टाउ एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन कितना होगा उसको हम लोग W माने। अभी घबराइएगा नहीं, जो हम लिखने जान रहे हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है थीटा नॉट से थीटा 1 के बीच में है।
क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? इसको सोच लीजिए। इसको ऐसे हम लोग सोच लेते हैं कि पहले मान लीजिए इसको आप एक्सटर्नल टार्क लगा करके कितना एंगल रोटेट किए, डी थीटा, और डी थीटा रोटेट करने के लिए जो टार्क लगा वो लगा टाउ। तो इतना छोटा एंगल रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा छोटा सा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, यह हम लोग लिखेंगे। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके किसके बीच, जहाँ से जहाँ तक जिस एंगल के बीच आपको रोटेट करना है, थीटा नॉट से थीटा 1 के बीच। अब इस W का इंटीग्रेशन होगा तो ये तो W बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन इतना आप लिखे हैं, ये लिखा है गया है, ठीक है, एक्सटर्नल लिख दे रहे, समझ में आया? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें लिखने के बाद आप जानते हैं कि ये जो टार्क होता है, टार्क किसके बराबर होता है? टार्क का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो टार्क का मैग्नीट्यूड आप पढ़े हैं पी साइन थीटा। तो यहाँ पर टाउ एक्सटर्नल की जगह पर यानी लिख सकते हैं बट टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो यह वैल्यू इसमें नोट लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये किसके किसके बीच में, थीटा नॉट और थीटा 1 के बीच में। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो अब इसका इंटीग्रेशन करके देखें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा हम लोगों को, W इज इक्वल टू, जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का माइनस कॉस में बदल जाता है, तो माइनस पी, कहीं नहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पी के बाद कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, यह आपको मिलेगा। और यह तो वर्क डन की एनर्जी है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, यही जो वर्क डन है यही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप U से डिनोट करते हैं, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, ये हुआ। अगर हम लोग यह मान करके चलें, इफ मान लें कि जो इनिशियल एंगल था
वो एकदम इसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री था। इफ़ थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं। एंड जहाँ तक ये एंगल ये आप लाए हैं, समझ लीजिए आप घुमा करके ही लाए हैं। एंड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, तब क्या होगा, देन u इज इक्वल टू PE कॉस थीटा नॉट की जगह आप π/2 लिख दीजिए, π/2 माइनस कॉस थीटा आप लिख देंगे। तो कॉस π/2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 माने 0, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बचेगा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा को PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। यह तो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें PE कॉस थीटा लगा है, कॉस लगा है। तो जानते हैं जब दो फिजिकल क्वांटिटी, अब देखिए ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन दोनों में कॉस थीटा का रिलेशन है, तो समझ लीजिए ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बल्कि स्केलर प्रोडक्ट है। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर और u इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी मिली है। ये हो गया आपका फार्मूला। आज के लिए बस इतना है।